ब्रेन हमारे शरीर का एक अहम अंग है। ब्रेन हमारे शरीर के सभी कार्यों में एक अहम रोल अदा करता है। इसीलिए ज़रूरी है कि ब्रेन की सेहत का हम खास ख्याल रखें और इससे जुड़ी सभी बीमारियों से वाकिफ रहे। तो आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अरुण गर्ग, जो कि मेदांता हॉस्पिटल के न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। सर, शुरुआत करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले ब्रेन फंक्शनिंग की, कि आखिर ब्रेन फंक्शनिंग किस तरीके से जो ब्रेन है हमारा वो फंक्शन करता है, काम करता है। देखिए, ब्रेन जो है ये सबसे बड़ा कंप्यूटर है जो कि इंसान इसके बराबर कंप्यूटर आज तक नहीं बना पाया। ब्रेन के 3 बड़े हिस्से होते हैं। सबसे पहले सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जो कि 2 लोब्स होती हैं ऊपर, जो कि थॉट प्रोसेस के लिए होती हैं। उसके नीचे होता है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम जो कि हमारे वेजिटेटिव फंक्शंस को कंट्रोल करता है। वेजिटेटिव फंक्शन से मतलब है कि हमारा हार्ट उसके कंट्रोल से चलता है, हमारा बीपी उसके कंट्रोल से रहता है, हमारा रेस्पिरेशन उसके कंट्रोल से रहता है, हमारे को नींद आती है तो कंट्रोल ब्रेन स्टेम का है, हमारी कॉन्शियसनेस में कंट्रोल ब्रेन स्टेम का है। और उसके बाद तीसरा हिस्सा होता है सेरिबेलम, जो कि हमारे बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है। इसके अलावा थैलेमस भी है, बेसल गैंग्लिया भी है, जिनके अलग अलग फंक्शंस हैं। यदि हमारे को कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है पेरिफेरी से कि मेरा पैर कहाँ रखा हुआ है, मैं क्या देख रहा हूँ, वो इन्फॉर्मेशन हमारे को जाती है सेंसरी सिस्टम के थ्रू वाया थैलेमस। थैलेमस इज़ अ फिल्ट्रेशन गेट, मॉनिटर है, जहाँ पे कि सारी इन्फॉर्मेशन को फिल्टर करके जो काम वाली इन्फॉर्मेशन होती है वो ब्रेन यानी सेरिब्रल हेमिस्फीयर को दी जाती है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके वापस ये इन्फॉर्मेशन पेरिफेरी को देता है। आँखों को देखना है, पैरों को चलना है, हाथ से आपको फील करना है, इससे पकड़ना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मतलब सेंसरी इन्फॉर्मेशन आई और मोटर इन्फॉर्मेशन गई, तो ये सारी प्रोसेसिंग हो रही है सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर। सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सोचने के लिए, समझने के लिए, जो कि जानवरों में डेवलप्ड नहीं होता है, इंसानों में डेवलप्ड होता है। तो ये बड़ा फ़र्क है जानवरों में और इंसानों में कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो होता है हमारा वो बहुत विकसित होता है। और इसमें भी प्री फ्रंटल लोब है जो कि ये देखती है कि हम सोशल बिहेवियर कैसा करें, किस जगह पे किस तरह से हमारे को बिहेव करना है, हमारे को इनिशिएटिव कैसे लेना है, हमारे को इमोशंस को कैसे रिएक्ट करना है, हमारी याददाश्त कैसी होनी चाहिए, हमारी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, हमारे को इनिशिएट कैसे करना है, हमारे को एग्जीक्यूट कैसे करना है, कोई भी चीज़ हमने सोची है तो उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। दिस इज़ ऑल प्री फ्रंटल लोब। और प्री फ्रंटल लोब जो है फिर वो मोटर कॉर्टेक्स के थ्रू ये सारे फंक्शंस हमारे से करवाती है। इसके अलावा पीछे की तरफ ऑक्सीपिटल लोब है जो कि विजन को कंट्रोल कर रही है। इसके अलावा लेफ्ट साइड का जो ब्रेन है वो स्पीच को कंट्रोल कर रहा है। स्पीच में पीछे वाला हिस्सा जो है वो समझने के लिए है, कॉम्प्रिहेंशन, और आगे वाला हिस्सा है वो एक्सप्रेशन के लिए है। तो ब्रेन के हर हिस्से का एक अपना फंक्शन है जो कि आपस में मिलके इंटीग्रेटेड फंक्शन अल्टीमेटली हमारी लाइफ को स्मूथ रनिंग कर रहा होता है। ब्रेन एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ही। सारा जो हमारा शरीर है, फंक्शनिंग है हमारी, वो ब्रेन के थ्रू ही होती है। तो आजकल हम देख रहे हैं कि ब्रेन से जुड़ी बीमारियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा निकल कर सामने आ रही हैं, जिसमें सबसे पहले अगर बात कर लें तो ब्रेन अटैक की ही बात कर लेते हैं। तो क्या कारण है ब्रेन अटैक के और कैसे इससे बचा जा सकता है? अब सबसे पहले तो हमारे को ये समझना होगा कि ब्रेन अटैक क्या है। ब्रेन अटैक यानी कि बोल्ट इन ब्लू, अचानक किसी को कुछ सिम्टम होते हैं, अचानक विद इन। बोल्ट इन ब्लू का मतलब है कि जो आसमान में बिजली कड़की, ऐसे किसी को सिम्टम हुआ, सेकंड्स के अंदर, मिनट्स के अंदर किसी को सिम्टम हुआ, तो पॉसिबली उसको ब्रेन अटैक है। तो कॉमन सिम्टम्स क्या हैं? बहुत सारी टर्म्स इसके लिए यूज़ करते हैं। किसी ने कहा बी फास्ट, बी यानी बैलेंस, ई यानी आई, एफ यानी फेस, ए यानी आर्म, एस यानी स्पीच एंड टी इज़ टाइम। तो किसी को यदि इनमें से कोई भी सिम्टम अचानक हुआ है तो टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसको इमीडिएट अपने क्लोजेस्ट हॉस्पिटल में जाना होगा, क्योंकि टाइम से यदि उसका डायग्नोसिस हो गया तो उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। और तो किसी को भी अचानक देखने में दिक्कत हो गई, किसी को अचानक लकवा हो गया, किसी को अचानक बोलने में दिक्कत हो गई, किसी को अचानक लड़खड़ाहट हो गई, किसी को अचानक कन्फ्यूज़न हो गया, या किसी को अचानक सिर में दर्द हो गया। ये सारे सिम्टम हैं जो कि ब्रेन अटैक के सिम्टम होते हैं। क्यों होता है? तो ब्रेन अटैक 2 तरह के होते हैं। एक होता है जिसमें कि ब्रेन की नस के अंदर क्लॉट आ गया। जब नस के अंदर क्लॉट आ गया तो हम देखते हैं कि यदि किसी गार्डन के अंदर यदि आपने पानी की सप्लाई को कट कर दोगे, उसी तरह से ब्रेन के अंदर यदि ब्लड सप्लाई कट हो जाएगी तो उसका वो डेड हो जाएगा, उस हिस्से का जो फंक्शन होगा चला जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि लेफ्ट साइड के अंदर स्पीच का कंट्रोल है, यदि उस हिस्से की आपने ब्लड सप्लाई को कट कर दिया तो बोली चली गई। ऑक्सीपिटल लोब इज टू कंट्रोल विजन, यदि विजन ऑक्सीपिटल लोब का ब्लड सप्लाई को कट कर दिया तो उस हिस्से का रोशनी चली गई आपकी। तो ये हो गया इस्कीमिक स्ट्रोक, जिसमें कि क्लॉट के कारण से नस बंद हुई, नस बंद होने के कारण से उस हिस्से का डैमेज हो गया।
दूसरा होता है हेमरेजिक स्ट्रोक, जिसके अंदर की खून की नस फट गई। अब खून की नस फटने का कारण या तो बहुत ज़्यादा एकदम से ब्लड प्रेशर की स्पाइक आई और उसने खून की नस को फोड़ दिया। वहाँ पे जब किसी गार्डन के अंदर पानी भर जाता है तो भी हम देखते हैं ना पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं, उसी तरह से ब्रेन के जिस हिस्से में ये खून इकट्ठा हो गया वहाँ पे वो उस हिस्से का डैमेज हो गया। तो ये हो गया हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक में ब्लड प्रेशर इज वन ऑफ द रीजंस। कभी कभी क्या होता है कि कुछ खून की नसें कमजोर होती हैं, वो एक बैलूनिंग हो जाती है जिसको बोलते हैं एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म के लीक होने से भी हेमरेज हो जाता है। कभी कभी एवी माल फॉर्मेशन, यानी कि जो गंदा खून ले जाने वाली नसें और अच्छा खून सप्लाई करने वाली नसों के बीच में एक माल फंक्शन हो जाता है, वो भी कभी कभी इस एरिया में हेमरेज कर सकते हैं और उसके कारण से हमारे को हेमरेजिक स्ट्रोक हो जाता है। जी, और साथ ही एक और चीज़ जो है वो आजकल लोगों में और इवन यूथ में कहें कि माइग्रेन और सर दर्द की जो परेशानियां हैं वो अचानक से बढ़ गई हैं बहुत ज़्यादा। हर एक जो व्यक्ति है, मैक्सिमम अगर हम देखें तो मैं भी अगर अपने दोस्तों की बात करूं या अपनी भी बात करूं तो मुझे भी कहीं ना कहीं माइग्रेन की शिकायत रहती है। तो इतनी छोटी उम्र में लोगों को माइग्रेन क्यों हो रहा है, क्या इसकी कारण है और कैसे इससे बचा जा सकता है? तो अब माइग्रेन क्या है, सबसे पहले तो ये समझें कि माइग्रेन क्या है। किसी को भी यदि सर में दर्द होता है जिसका कि ड्यूरेशन मोर देन 4 आवर्स, ये ड्यूरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डायग्नोसिस ऑफ माइग्रेन। तो 4 घंटे कम से कम, 72 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा, तो 4 से 72 घंटे का ड्यूरेशन होता है जिनको हेडेक का। और उसके साथ कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जिसमें कि यूनिलेटरलिटी, यदि आधे सिर में दर्द हो रहा है या सीवियरिटी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, मॉडरेट टू सीवियर इंटेंसिटी, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। देन थ्रॉबिंग इन करेक्टर, मतलब पल्सेशन हो रहे हैं कि हथौड़े बज रहे हैं सिर के अंदर, थ्रॉबिंग इन करेक्टर। फिर हेड के मूवमेंट के साथ होता है, या कोई भी मूवमेंट करते हो तो उसके साथ वो बढ़ता है। और उसके साथ फिर किसी को नॉजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, वो कहता है कि मेरे को लाइट टॉलरेट नहीं हो रही, मेरे को साउंड टॉलरेट नहीं हो रही। तो ये करेक्टर्स हैं माइग्रेन के। जिसको भी इस तरह के करेक्टर हो रहे हैं और इंटरमिटेंट इस तरह का हेडेक हो रहा है तो दिस इज माइग्रेन, 4 घंटे से 72 घंटे तक। और जब हम कहते हैं कि किसी को 4-5 बार अटैक इस तरह के हो चुके हैं तो माइग्रेन का उसको लेबल कर देते हैं। अब माइग्रेन क्यों होता है ये समझना बहुत जरूरी है। माइग्रेन जेनेटिक डिजीज़ है। जेनेटिक का मतलब है कि आपकी शरीर में की बनावट ऐसी है, आपकी आनुवंशिक बनावट ऐसी है कि आप यू आर प्रोन टू सफ़र फ्रॉम माइग्रेन। तो मतलब ये हुआ कि ये ठीक नहीं हो सकता। माइग्रेन कैन बी प्रिवेंटेड बट कैन नॉट बी क्योर्ड। ये दूसरी चीज़ है जो समझना बहुत ज़रूरी है। अब हाउ माइग्रेन कैन बी प्रिवेंटेड, ये इसके लिए सिंपल है कि 3 S, स्ट्रेस, स्लीप डेप्राइवेशन एंड सनलाइट एक्सपोजर, ये 3 S हैं जो कि माइग्रेन के अटैक को ट्रिगर करते हैं। ट्रिगर्स हैं, कॉमन ट्रिगर। और 2 F, यानी फास्ट, टाइम से खाना नहीं खाना या फास्ट करना, एंड फास्ट फूड, ये 2 F हैं। तो 3 S और 2 F, इनसे यदि आप बच लोगे तो 99% आपको माइग्रेन के अटैक नहीं होंगे। तो हम सबसे पहले जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है माइग्रेन का अटैक लेके कि हाँ मेरे को अटैक हो रहा है, सबसे पहले हमने डिसाइड किया कि ये माइग्रेन है। माइग्रेन है तो हम उसको कहते हैं कि यार 3 S और 2 F से बच जाओ। फिर भी यदि आपको अटैक होता है तो हम कहते हैं कि महीने में 2 या 3 दर्द की गोली आप ले सकते हो। माइग्रेन स्पेसिफिक मेडिसिन भी हो सकती हैं या कोई पेन किलर भी हो सकती है, लेकिन अपर लिमिट इज 2 और 3 टैबलेट्स इन अ मंथ। जिनको यदि बार बार अटैक हो रहा है और बार बार वो दर्द की गोलियां ले रहे हैं तो अल्टीमेटली इट इज कन्वर्टेड इनटू पेन किलर हेडेक। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। लोगों को लगता है कि मेरे को सर दर्द है, मैं गोली नहीं लूंगा तो मैं मर जाऊंगा या मेरा सर फट जाएगा। उनको ये नहीं समझ में आ रही कि शराबी को यदि शराब नहीं देते हो तो वो भी तो ऐसे ही बोलता है कि मेरे को शराब नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा या मेरी जान निकल जाएगी। ये आपको समझना पड़ेगा कि यू आर बिकमिंग एडिक्टेड टू पेन किलर्स एंड दिस इज कन्वर्टेड, माइग्रेन इज कन्वर्टेड इनटू क्रॉनिक माइग्रेन, और बेटर टर्म इज पेन किलर हेडेक। यानी कि जैसे ही आपके शरीर में पेन किलर की लेवल कम होता है, आपका शरीर डिमांड करता है पेन किलर को, तो पेन किलर इज कॉजिंग हेडेक। और जब तक आप पेन किलर लेना नहीं छोड़ोगे तब तक आपका हेडेक ठीक नहीं होने वाला है। और जब पेन किलर हेडेक हो गया है तो आपको सबसे पहले अगेन यू फोकस ऑन योर ट्रिगर्स को कंट्रोल करो। उसके बाद फिर हम स्ट्रेटजी बनाते हैं डी एडिक्शन की। डी एडिक्शन में हम चालू करते हैं कि पेन किलर देना चालू करते हैं विद मसल रिलैक्सेंट, ग्रेजुअली उसको टेपर ऑफ करते हैं, साथ में पेशेंट की प्रोफाइल के हिसाब से उसको एंटी डिप्रेसेंट दिया जाता है, उसकी स्लीप प्रोफाइल को इंप्रूव किया जाता है। तो पूरी स्ट्रेटजीज होती हैं। साथ में फिर हम कुछ इंजेक्शंस लगाते हैं बोटॉक्स के, जिससे मसल्स को रिलैक्स करें, या कुछ क्रॉनिक माइग्रेन के लिए इंजेक्शंस होते हैं जो मंथली इंजेक्शन देने होते हैं। जी, और जो लोग वर्टिगो के शिकार हो चुके हैं उसके क्या कारण है और क्यों ये बार बार चक्कर आने की जो परेशानी है ये आजकल लोगों में इतनी निकल कर आ रही है और कैसे बचा जाए? तो वर्टिगो इज व्हाट? वर्टिगो लोग कई बार कहते हैं कि मेरे को डायग्नोसिस किया डॉक्टर ने, वर्टिगो है। तो वर्टिगो कोई डिजीज नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है। वर्टिगो इज नॉट ए डिजीज। हिंदी में हम बोलते हैं चक्कर आना और इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिगो। तो वर्टिगो इज ए सिम्टम, सिंपल सिम्टम है। सिम्टम इज नॉट डायग्नोसिस।
तो वर्टिगो का जो सिम्टम है वो क्या कारण है, वो क्या है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। उसी के हिसाब से उसका इलाज होगा। यदि कोई आके आपके पास कहता है कि मेरे को चक्कर आ रहा है या मैं लेटता हूँ तो एकदम से सिर घूम जाता है तेज़ी से, रोटेटरी, ट्रू रोटेटरी सेंस ऑफ सेल्फ और एनवायरनमेंट इज़ वर्टिगो। तो यदि मैं करवट लेता हूँ तो फिर सिर घूम जाता है और थोड़ी देर में ठीक हो जाता है। फिर मैं वापस लेटे से बैठता हूँ तो भी सिर घूमता है तेज़ी से और फिर रुक जाता है, या मैं बैठे से लेटता हूं तब भी सिर घूमता है और रुक जाता है। तो दिस इज कॉल्ड बेनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो। बेनाइन विच इज नॉट सीरियस, पैरोक्सिस्मल यानी कि इंटरमिटेंट जब पोजीशन, एंड बेनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, वर्टिगो यानी चक्कर आना। तो बेनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो इज अ बेनाइन टर्म, जिसको कि हम एक छोटा सा एक प्रोसीजर होता है जो हम अपने ऑफिस में 2 मिनट का प्रोसीजर है, इसमें कि हम इस पेशेंट के सिर को डिफरेंट पोजीशंस में घुमाते हैं और उसको ठीक कर देते हैं। तो होता क्या है कि जो हमारे मिडल ईयर के अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं वो निकल के वेस्टिबुलर एपरेटस में चले जाते हैं। वेस्टिबुलर एपरेटस जो होता है कान के पास, एक 2 छोटे छोटे एपरेटस हैं जिनमें ट्यूब्स हैं, पानी की ट्यूब्स हैं, उनके अंदर जब ये पार्टिकल चले जाते हैं तो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे वो दे एक्ट एज मैग्नेट, तो उसको खींचते हैं पेशेंट की बॉडी को, तो पेशेंट को वर्टिगो होता है। तो इस एप्ले मैन्योर वाला जो प्रोसेस होता है उससे हम इन पार्टिकल्स को वापस निकाल के अपनी जगह पे फिक्स कर देते हैं और ये वर्टिगो ठीक हो जाता है। तो बेनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो तो एक सिंपल सी टर्म है जिसको कि यदि आप प्रॉपर किसी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाओगे तो वो आपको इमीडिएट ठीक कर देगा। लेकिन इससे ज़्यादा कॉमन जो वर्टिगो है, जो कि आज के डे टू डे प्रॉब्लम में देखते हैं, यूथ में देखते हैं, या जो स्ट्रेस्ड आउट होते हैं उनके अंदर देखते हैं कि मेरे को हमेशा चक्कर सा आता रहता है, बट दिस इज़ नॉट ट्रू रोटेशनल वर्टिगो, दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू पोजीशन, नॉन स्पेसिफिक कि मेरे को कुछ हिलता सा दिखता है, कुछ मेरे को ऐसा लगता है कि बैलेंस नहीं बन रहा है, तो मोस्टली इट इज़ स्ट्रेस रिलेटेड। हम कहते हैं दिस इज़ साइकोजेनिक वर्टिगो। साइकोजेनिक वर्टिगो क्यों होता है? क्योंकि आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हो, आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, आप हमेशा उदास रहते हो, आप चिड़चिड़े रहते हो, आपको घबराहट होती रहती है, आपको पैल्पिटेशन होते रहते हैं, तो मोस्ट लाइकली दिस इज रिलेटेड टू डिप्रेशन एंड एंजाइटी। एंड इस सिचुएशन के अंदर वी हैव टू ट्रीट डिप्रेशन एंड एंजाइटी। डॉक्टर, जैसे आपने माइग्रेन का भी जिक्र किया और वर्टिगो का भी जिक्र किया, तो दोनों में स्ट्रेस जो है वो कॉमन निकल कर आया है जो कारण है। तो स्ट्रेस से कैसे बचा जाए, क्योंकि आजकल की ये जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, ऐसे में स्ट्रेस से कैसे बचें और कैसे एक वर्क और लाइफ को बैलेंस करके चला जा सकता है? अब ये स्ट्रेस तो मेरे को लगता है कि आज के टाइम में सभी न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिजीजेस का रूट कॉज इज स्ट्रेस। अब स्ट्रेस क्यों है? तो स्ट्रेस है अंधी दौड़, जो रैट रेस है, इस रैट रेस को जब तक हम कंट्रोल नहीं करेंगे, उसके पास ये वाली गाड़ी है तो मेरे को इससे बेटर गाड़ी लेनी है, उसके पास इस तरह के घर में रहता है तो मेरे को और कुछ करना है, वो इस पोजीशन पे बैठा हुआ है तो मेरे को उससे ज़्यादा अचीव करना है। कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल आपके पास बड़े एम्बिशंस होने चाहिए, लेकिन एम्बिशन के साथ साथ आपको यू हैव टू असेस योर सेल्फ एनालिसिस इज रिक्वायर्ड। आपको अपनी कैपेसिटी को, आपकी माइंड की कैपेसिटी को, अपनी एफर्ट्स की कैपेसिटी को सबसे पहले एनालाइज करना होगा कि क्या आप ये टारगेट अचीव कर सकते हो। तो यू हैव टू सेट अचीवेबल टारगेट। आप कहीं ना कहीं सोशल मीडिया को जिम्मेदार मानते हैं कि स्ट्रेस और ये जो एंजाइटी बढ़ रही है लोगों को? अब देखिए, सोशल मीडिया के फ़ायदे भी हैं, फ़ायदे हैं डेफिनेटली, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि सोशल मीडिया बिल्कुल गलत है, लेकिन एक्सेस ऑफ सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा नुकसान किया है, पर्टिकुलरली यूथ जनरेशन का बहुत ज़्यादा नुकसान किया। हम देख रहे होते हैं हर कोई, आप कहीं पे भी आप बैठे होंगे ना, तो यदि 50 लोग उस गैदरिंग में होंगे तो उसमें से 45 लोग मोबाइल पे लगे होते हैं, आपस में बातचीत तो होती ही नहीं है। जो पहले एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती थी, जो मैदान में खेलते थे या फुटबॉल खेलते थे या बैडमिंटन खेलते थे, वो चीज़ें तो बंद ही हो गई ना। आजकल बंद कमरे में बच्चा जो होता है कि अपने मोबाइल पे लगा होता है, सोशल मीडिया पे लगा होता है, अपनी पोस्ट डाल रहा होता है, और पोस्ट जो होती है मोस्टली यूजलेस पोस्ट होती हैं। देन आप फ्लॉन्ट कर रहे हो अपने आप को, दूसरे वाले को जला रहे हो, दूसरा वाला कहता है मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, यूजलेस एक्टिविटीज़, जिसका कि अल्टीमेटली आपकी लाइफ में, आपके करियर में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। बात एंजाइटी की करते हैं। एंजाइटी जब होती है तो एग्जैक्टली जो पेशेंट है जिसको एंजाइटी हो रही है वो कैसा महसूस करता है, और पैनिक अटैक्स वो कब आते हैं? तो एंजाइटी के जो सिम्टम हैं, एक तो हमने बताया कि डिप्रेशन में आदमी कहता है कि मेरा मन मलिन रहता है, लो मूड रहता है, मेरे को किसी से मिलने की इच्छा नहीं होती, किसी काम करने की इच्छा नहीं होती है, फिर मेरे को अचानक घबराहट सी होती रहती है, धड़कन बढ़ जाती है, घुटन सी होने लग जाती है, अचानक मेरे को लगता है कि मेरी सांस निकल जाएगा, गला घुट जाएगा, या पसीने आने लग जाते हैं और लगता है कि बाहर खुले में चलो। तो ये एंजाइटी के सिम्टम है, ठीक है। और जब एंजाइटी के सिम्टम हैं तो एक जो चीज़ है जिसमें कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज, यदि इफ़ यू स्टार्ट ड्रिंकिंग वाटर, यदि एक गिलास में धीरे धीरे सिप करके अभी पानी पीने लगेंगे तो भी उसको एले कर सकते हैं आप एंजाइटी को। या आप सांस को अपने कंट्रोल करने के लिए यू स्टार्ट ब्रीदिंग
इन ए बैग, एक कोई बैग, यदि आपने पॉलीथीन का बैग ले लिया, उसके अंदर धीरे धीरे आप यदि सांस लोगे तो धीरे धीरे उसमें भी आपकी एंजाइटी एले हो जाती है। जी, और जब पैनिक अटैक किसी को आ जाए, हाल फिलहाल में मेरी ही एक फ्रेंड को आया था, तो इसलिए मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि लोग भी जागरूक होंगे, अगर अचानक से किसी को पैनिक अटैक आ जाए तो जो उसके साथ के व्यक्ति हैं वो क्या कर सकते हैं, कैसे उसकी मदद कर सकते हैं? भाई देखो, सबसे पहले पैनिक अटैक से घबराने की जरूरत नहीं होती। पैनिक अटैक हमारे को ये समझना पड़ेगा कि ये जानलेवा नहीं होता है और दिस इज साइकोलॉजिकल इन ऑरिजिन, ठीक है। तो जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो आप पैनिक करना बंद कर दोगे। यदि कोई पेशेंट पैनिक अटैक कर रहा है या आपका कोई साथी के पैनिक अटैक हो रहा है, तो सबसे पहले आप उसको यदि काम करना की कोशिश करोगे, उसको समझाओगे कि सब ठीक हो जाएगा, तो चीज़ें वो काम करती हैं ही। आप यदि खुद ही पैनिक कर रहे हो, यदि सामने वाले ने पैनिक किया और आप भी पैनिक करोगे तो और ख़राब करते जाओगे। दूसरा मैंने बताया कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, यदि आप बैग के अंदर यदि सांस ले रहे हो थोड़ी देर के लिए तो भी उससे बहुत इफेक्टिव होता है, या गिलास के अंदर पानी आपने सिप करके धीरे धीरे पानी पीने लगते हो तो भी बहुत इफेक्टिव होता है पैनिक अटैक को ख़त्म करने के लिए। अच्छा डॉक्टर, आपका जो प्रोफेशन है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक बिजी शेड्यूल रहता है आप लोगों का, तो आप लोग कैसे खुद को स्ट्रेस फ्री रखते हैं और अपना वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मेंटेन करते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए, जिससे कि जो हमारे यूथ हैं या जो हमारी जनता है जो भी देख रही है, तो उनको भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले कि कैसे काम और अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करके एक स्ट्रेस फ्री और एक अच्छी लाइफ जी जा सके। तो देखिए, जो बात मैंने आपको की, हम कोशिश करते हैं कि हमारी लाइफ भी उसी हिसाब से चले। हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं होता, लेकिन दिस इज़ इंडिविजुअल्स चॉइस। यदि मेरे को लगता है कि मेरे को फिट रहना ज़रूरी है, यदि मैं फिट रहूँगा तो मेरा ब्रेन भी स्वस्थ रहेगा, तो मेरे को फिट रहने के लिए क्या करना है कि मेरे को सबसे पहली चीज़ है कि मेरे को रात को 7-8 घंटे की नींद चाहिए। यदि मैं रात को 7-8 घंटे सोता हूँ तो क्या हो रहा है कि मेरी बॉडी को, मेरी एनर्जी का रीस्टोरेशन हो रहा है, मेरी मेमोरी का कंसोलिडेशन हो रहा है, और जब मैं सुबह उठता हूँ तो मैं अपने आप को रिफ़्रेश फील करता हूँ। और जब सुबह रिफ़्रेश फील करता हूँ तो सबसे पहली चीज़ जो आपको उठने के बाद करनी है कि आपको रेगुलर एक एक्सरसाइज का रूटीन तो बनाना ही पड़ेगा। एक्सरसाइज भी खाली ऐसे थोड़ा बहुत छोटा मोटा वॉक कर लिया उससे काम नहीं चलने वाला है। रेगुलर एक्सरसाइज का मतलब है कि प्रॉपर आपको या तो जॉगिंग करनी है 75 मिनट्स इन अ वीक, या आपको मॉडरेट एक्सरसाइज वॉक करनी है जो कि ब्रिस्क वॉकिंग होती है 150 मिनट्स इन अ वीक। अच्छा, आपने हेल्दी लाइफस्टाइल में जो सबसे पहली चीज़ मेंशन की है वो की थी आपने एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज से मुझे याद आया कि हाल फिलहाल में जिम में हार्ट अटैक के मामले बहुत आ रहे हैं निकल कर, तो इसकी क्या वजह है कि लोग जिम करते करते अचानक से उन्हें हार्ट अटैक आ जा रहा है और जिसकी वजह से कई लोगों की तो मौत तक हो चुकी है, तो इसका क्या कारण है? अब देखो, ये दो फैक्टर्स, डिफरेंट फैक्टर्स हैं। वन इज जेनेटिक फैक्टर विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड एंड एट टाइम्स उसका पता ही नहीं होता कि किसी को जेनेटिक फैक्टर है। जेनेटिक फैक्टर का मतलब है कि कुछ लोगों को फैमिली के अंदर या सेल्फ के अंदर कैल्शियम लेवल्स ज़्यादा हैं। कैल्शियम लेवल का मतलब ये ब्लड का कैल्शियम नहीं होता, वेसल्स के अंदर कैल्शियम ज़्यादा है, ठीक है। और यदि किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ज़्यादा हैं और उनकी वेसल्स धीरे 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 ब्लॉक होती जा रही है, उनको रूटीन में पता ही नहीं है, और जब वो लेवल से ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय जब नॉर्मली हमारे को ये समझना होगा कि जो वेसल है उसका यदि 70% का ब्लॉकेड है तो आप एक लेवल तक की एक्टिविटी बिना किसी उसके कर लोगे, लेकिन उसी 70% में यदि कोई एक्सेस वाली एक्टिविटी आपने कर ली कि तेज़ रनिंग कर ली तो वो 70% आपके लिए जानलेवा हो सकता है, क्योंकि उस समय जितनी रिक्वायरमेंट है आपकी मायोकार्डियम को ब्लड की, वो आप उतना नहीं सप्लाई कर पा रहे, तो मायोकार्डियम एकदम से डेड हो जाएगी या उसका सप्लाई बंद हो जाएगी और वो आपकी जान ले लेगी। डॉक्टर, जाते जाते वर्ल्ड ब्रेन डे पर आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे, ये बताइए। तो हमारे बुजुर्ग सदियों से कहते आए हैं कि पहला सुख निरोगी काया। तो यदि आपकी काया निरोगी है, निरोगी काया है तो आपका ब्रेन भी निरोगी रहेगा। तो काया पे फोकस करिए। काया पे फोकस करने का तरीका है कि अच्छा खाइए, अच्छा एक्सरसाइज करिए, रेगुलर फिजियोथेरेपी, रेगुलर एक्सरसाइजेस करिए, अच्छा खाइए, नींद पूरी करिए एंड अच्छा सोच रखिए। तो अल्टीमेटली आपकी शरीर निरोगी रहेगा, आपका शरीर निरोगी रहेगा तो आपका ब्रेन निरोगी रहेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अरुण गर्ग, जिनसे हमने जाना कि कैसे हम अपने ब्रेन की सेहत का ख्याल रख सकते हैं और कैसे एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप ऐसे ही हेल्थ अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया टीवी पर हेल्थ DNA।